हेलो गाइस, दिस इज़ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें मैंने ट्राई किया है कि जो एनसीईआरटी चैप्टर है वो लाइन टू लाइन आपको समझाई जाए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो देयर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What is actually meant by chemical reaction? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? So फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस वो हैं जिसमें केमिकल चेंजेस होंगे और नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। सो फिजिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एग्जांपल लें तो हम पेपर को कट कर रहे हैं और पेपर को बर्न कर रहे हैं। सो कटिंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज। जब हम पेपर को कट कर रहे हैं तो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, पेपर जैसे था वैसा ही है, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है, तो हम उसको केमिकल चेंज नहीं बोल सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल चेंज। बट अगर हम पेपर को बर्न कर रहे हैं तो पेपर कन्वर्ट हो जा रहा है एशेस में, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सो दैट इज द केमिकल चेंज। और जिन रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस होते हैं उन रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सो हियर इज डेफिनेशन। A chemical reactions is the change of substance into new one which has different chemical identity. ओके, सो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी केमिकल आइडेंटिटी भी डिफरेंट होती है, and it cannot be reversed by the physical method like by heating, cooling, filtration, centrifugations, etc. Actually, chemical reactions involves the bond breaking and making of bonds between the atom to produce new substance. अब इसमें क्या है कि कोई भी चेंजेस, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को हम रिवर्स ना कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। मीन्स अगर अगर हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, सो आइस जो है, अगर आइस को थोड़ी सी हीट देते हैं, रूम टेम्परेचर में रखते हैं, सो आइस कन्वर्ट हो जा रही है वाटर में, तो फिजिकल मेथड से हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। सो अब कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में हुई है या नहीं हुई है। अब ये जो चेंजेस बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये चेंजेस होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी। आपको याद रखना है कि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। क्या है कि आपको नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन जहाँ पे होगी वहीं पे केमिकल रिएक्शंस होगी। सो ये चेंजेस है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो रही है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। सो ये कुछ चेंजेस है जिनसे हम, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब हमारी डे टू डे लाइफ में कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसपे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स। रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। तो अब क्या है, अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं न्यू सब्सटेंसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल्स में, और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। दिस इज द केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीजन में। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन होना इज अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो केमिकल रिएक्शन। इस रस्टिंग प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यस इट इज अ केमिकल रिएक्शन। burning of wood, burning of paper, burning of wood, burning of plastic, these all are the example of the chemical reaction. So our next question is, what happened when magnesium ribbon is burnt in air?
Write the chemical reaction and why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air. So ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, मतलब एक्टिविटी दी गई है, उससे लिया गया है. सो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है. ये बर्न होता है विद वाइट फ्लेम में और एक वाइट पाउडर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. सो here's our answer. When magnesium ribbon burn in air, it reacts with oxygen present in air, gives a dazzling white flame. So क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे हमें dazzling white flame मिलती है and changes into white powdered magnesium oxide, और magnesium oxide में convert होता है. Here is our chemical reaction. मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. अब हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं बर्न से पहले. सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस. मैग्नीशियम रिबन में एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उस लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि वो इजीली बर्न हो सके. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया हमने. तो अब क्या है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. So the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in it is called as chemical equations. अब chemical equations क्या होती है कि आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं सब्सटेंस के. सो केमिकल रिएक्शंस को हमने उन सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से लिखना है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. So a word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with the plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points towards the product and shows the direction of formation of substances. Okay, so अब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं. जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड पे होते हैं, और बीच में एरो का साइन होता है जो हमें बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखें, सो ये जो है ये रिएक्टेंट है. अब रिएक्टेंट के बीच में हम क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन यूज करते हैं और एरो यूज होता है जो बता रहा है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे बीच में हम प्लस का साइन यूज करेंगे. Our next question is what is balanced chemical equation and on which law is the chemical equation balanced? Explain with the help of examples. अब balanced chemical equations क्या होती हैं और किस law के ऊपर based हैं ये. When the total number of atoms on the reactant side and the product side are equal, then the equation is called as balanced chemical equation. अब जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स में रिएक्टेंट में एटम्स होते हैं और वो एटम्स अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हों तो हम रिएक्शन को बोलते हैं कि दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. Chemical equation is balanced on the basis of law of conservation of mass. किसके ऊपर बेस्ड है, law of conservation of mass के ऊपर बेस्ड है. और ये क्या स्टेट करता है कि mass can neither be created or not be destroyed. That is, the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to equal to the total mass of the element present in the reactants. In other words, we can say that number of atoms of each element remain the same before and after the chemical reaction. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे वो सेम ही होने चाहिए.
अब एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अब जिंक अगर हम देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड पे जिंक का सिर्फ एक ही एटम है और रिएक्टेंट वाली साइड पे भी जिंक का एक ही एटम है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 ही एटम हैं। सल्फेट का सिर्फ एक ही आयन है रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी। तो दिस chemical equation is the balanced chemical equation. ये another example है। अब यहाँ पे हमें देखो, हम प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं, आयरन के 3 एटम्स हैं। सो हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट वाली साइड पे भी आयरन के 3 ही एटम्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो आयरन वाली इसके 3 एटम्स हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं? देयर आर 4 ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ओके, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गए। सो यहाँ पे भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन एटम। आयरन के 3 एटम्स आ गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे। ऑक्सीजन के 4 एटम्स आ गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए। अब जब आपको बैलेंसिंग करनी होती है तो आपको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के फ्रंट साइड पे ही आप कुछ लिख सकते हो। इसके नीचे वाली साइड पे कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे ही लिखना होता है। और फ्रंट वाली साइड पे लिखने का मतलब, जैसे अब यहाँ पे हमने 4 लिखा, तो 4 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के आगे 4 है। यहाँ पे 4 लिखने का मतलब है कि वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स है। मीन्स कि हाइड्रोजन के 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 एटम्स है, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। So this is our balanced chemical equation. Our next question is write the balanced equation for the following chemical reaction. अब हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है। तो फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। सो सबसे पहले हाइड्रोजन को आप H नहीं लिख सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होती है और गैसेस को जनरली हम डायटोमिक लिखते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को H2 लिखोगे, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखोगे। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मैथड। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोरीन का 2 होता है, तो हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। हम क्रिस क्रॉस रूल यूज़ करेंगे। सो फॉर्मूला हो गया, H1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम HCl लिखते हैं। सो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। हेयर इज आवर रिएक्शन। ये वैलेंसी टेबल है जो आपको रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, HCl रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ। अब दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन और नॉट? नो, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए। अब 2 क्योंकि H के साथ भी है और Cl के साथ भी है, तो क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट मिल रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड लगेगा। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि वैलेंसीज जो हैं, जैसे क्लोरीन की वैलेंसी जो है उसको बेरियम के नीचे लिखेंगे और बेरियम की वैलेंसी जो है वो क्लोरीन के नीचे लिखी जाएगी। सो नाउ दिस इज फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखना होगा। अब यहाँ पे देखो कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है, बताती हूँ आपको, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। सल्फेट आयन की वैलेंसी, यहाँ आप फॉर्मूले से यहाँ टेबल से भी देख सकते हो, सल्फेट ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 नेगेटिव SO4 इसका फॉर्मूला है, और 2 नेगेटिव जो है वो वैलेंसी है, मीन्स 2 जो है इसकी वैलेंसी है। हमने क्रिस क्रॉस रूल लगाया,
अब Al के नीचे 2 लिखेंगे और सल्फेट SO4। अब ये होल थ्राइस लिखेंगे हम इसमें ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट का मतलब है सल्फर के भी 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 × 3 12 एटम्स हैं। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आप क्लोरीन के साथ शुरू कर सकते हो, जैसे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं बट रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 एटम्स हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, अब क्लोरीन के 6 एटम्स होंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमें 6 करने पड़ेंगे। सो 3 × 2 इज 6। बेरियम चेंज हो गए, सो बेरियम को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, अब बैलेंस करना पड़ेगा, सॉरी। सो अब बैलेंस हो गए। सल्फेट के कितने आयंस हो गए, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पे भी सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ही है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है अगर देखें तो बाकी सब बैलेंस लग रहे हैं अभी। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको ऑड नंबर के साथ स्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, अब हाइड्रोजन कितने आ गए? 4 एटम्स हो गए। सो 4 बनाने के लिए यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, सो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और सोडियम को भी 2 बनाना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। आप चेक कर सकते हैं सोडियम के 2 एटम्स है दोनों साइड पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड पे। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आए, 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे है, टोटल कितने हो गए? 4 एटम्स हो गए। साथ में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? बेरियम क्लोराइड। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, मतलब बेरियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। जब किसी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं हम। ये फिजिकल स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट्स किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस में लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मींस किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो उसको एक्वस फॉर्म में लिखेंगे। अगर कुछ सॉलिड है, जैसे बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है तो उसको S लिखते हैं। अगर कुछ गैशियस है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को इसकी फिजिकल स्टेट लिखनी होगी तो यहाँ पे हम G लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस। जैसे क्लोरीन 2 है, सो यहाँ पे NaCl के आगे 2 लिखना पड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे है। अब देखो आप, और सोडियम 2 हो गए, सल्फेट 1 1 है, बेरियम भी 1 1 है, क्लोरीन 2 2 आ गए। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, NaCl फॉर्म हो रहा है और H2O फॉर्म हो रहा है। सो चेक करो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। सोडियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है ना। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, ये जो है वो फिजिकल स्टेट्स है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म मीन्स क्या बताया मैंने कि कंपाउंड को या किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। Our next question is, what are the common type of chemical reactions? Chemical reactions को आप further divide किया है, so these are the common type of the reactions. Combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction and a redox reaction. इनको डिटेल में हम further questions में पढ़ेंगे. Next question is, what are the combination reaction? Explain with the help of examples. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कुछ चीज़ कंबाइन हो रही है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं आपस में और फॉर्म होता है सिंगल प्रोडक्ट। आपको ये याद रखना है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, 2 और मोर सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो ये याद रखना है।
दीज रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल देखें, ये जर्नल फॉर्म है, मींस ए बी कुछ चीज़ कंबाइन कर रही है और ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एग्जांपल्स, सो एग्जांपल्स आ गया क्विकलाइम, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन नेम जो है क्विकलाइम है और केमिकल नेम जो है इसका कैल्शियम ऑक्साइड है। क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये विग्रसली रिएक्ट होता है, मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। और क्या फॉर्म होता है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस विद हिजिंग साउंड। हियर इज रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं और हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि what happened when calcium oxide react with water। so आपको आंसर यही लिखना है कि calcium oxide react vigorously with water to produce slaked lime with the release of large amount of heat with hissing sound। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, सो बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब हम बर्न कर रहे हैं, कोल कार्बन की फॉर्म है। सो कार्बन, ये अब फिजिकल स्टेट्स लिखी हुई हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस में फॉर्म में है, और क्या मिल रहा है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे आपस में तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर white washing and testing of carbon dioxide। So here's our answer, a solution of slaked lime, slaked lime is calcium hydroxide, is used for whitewashing walls, and calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and give shiny finish to walls. The chemical formula for marble is also CaCO3। जो वाइट वॉशिंग में क्या यूज़ होता है? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एयर में और फॉर्म होती है थिन लेयर किस चीज़ की? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 दिन लगते हैं और शाइनी फिनिश आ जाता है वॉल्स में। जो मार्बल का फॉर्मूला है वो CaCO3 होता है। अब आपको ये भी बात याद रखनी है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। अगर आप इसकी रिएक्शन देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और साथ में वाटर। अब जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग करनी होती है लैब में, तब भी यही सॉल्यूशन यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ही यूज़ होता है। ये टेस्ट आप कर सकते हो इजीली कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हो तो वो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। अवन और सो ये यूज़ हो गया मिल्की वाइट में। मिल्की वाइट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जिन रिएक्शंस को हम कैरी करते हैं और उसके बाद अगर एनर्जी रिलीज होती है, वो किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकती है, जैसे हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम एग्जांपल्स देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में मीथेन होता है। सो मीथेन को अगर बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, साथ में वाटर मिल रहा है और इसके साथ ही रिलीज होगी एनर्जी। ओके,
Decomposition of vegetable matter into compost is the example of exothermic reaction. रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन होता क्या है, ग्लूकोज कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स में और फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में रिलीज हो रही है एनर्जी। अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें सो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये एक्वस फॉर्म में है मतलब वाटर में डिजोल्व हुआ है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, साथ में रिलीज हो रही है एनर्जी। अब जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। दस वी कैन से दैट respiration is an exothermic process. So our next question is what are decomposition reactions? Decomposition reactions क्या होती हैं, explain with the help of examples. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ डिकम्पोज होगी, मीन्स कोई ए बी रिएक्टेंट है वो ए और बी में कन्वर्ट होगा. सो हियर इज द डेफिनेशन, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक करता है और सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. अगर हम देखें जनरल फॉर्म तो ए बी टाइप कोई कंपाउंड होगा वो ए और बी में कन्वर्ट होगा. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. Ferrous sulfate crystals, which is green in color, lose water when heated and the color of the crystal changes to white and it then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. ओके, सो इसमें क्या है कि फेरस सल्फेट है. फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है. आपको कलर्स भी यहाँ पे थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं. फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का है और जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, साथ में इसका कलर चेंज होता है. किस में चेंज हो रहा है, ग्रीन टू वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है. एंड डिकम्पोज हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में. अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें तो फेरस सल्फेट है जो कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में. अब ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है. ओके, हीटिंग का सिंबल ये डेल्टा यूज करते हैं हम. इसमें ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि एक तो बैलेंस करने को पूछ सकते हैं कि आपको बैलेंस करनी है रिएक्शंस. दूसरा ये किसका एग्जांपल है कि यहाँ से ग्रीन कलर है, ये कौन से कलर का है, दिस इज ग्रीन इन कलर और ग्रीन कलर चेंज हो रहा है किसमें, वाइट कलर में चेंज हो रहा है. वाइट कलर में चेंज हो रहा है. सो ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें कलर चेंज हो रहा है. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है तो प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. अब दूसरा क्या एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट. अब ये भी हीटिंग की प्रेजेंस में हो रहा है, सो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं एंड व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स. सो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं. अब इसका अगर कॉमन एग्जांपल लें तो एक डेस्क है, डेस्क में दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक जो है यहाँ पे दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक और स्टूडेंट है. अब ये स्टूडेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है तो ये स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट क्या करेगा, इसको धक्का दे सकता है और इसकी जगह ले सकता है, ठीक है. तो इसी
तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी कि कोई भी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जो है लेस स्ट्रॉन्गर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। सबसे पहले तो मैं इस इंक को क्लियर कर लूँ। अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर आप इक्वेशन से इसको केमिकल इक्वेशन से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, अब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है इसमें डिस्प्लेस हो रहा है। अब कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने के लिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ओके, इसके फर्स्ट लेटर से आपको याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है? पोटाशियम, देन सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ पे देखो आयरन कहाँ पे है? आयरन ये है, और कॉपर क्या है? कॉपर आयरन के नीचे है, मींस कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। इसीलिए कॉपर सल्फेट से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। Now, iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate solution. So, this reaction is known as displacement reaction. अब जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर आपको पता है क्या है? ब्लू कलर का है, क्योंकि अब क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट बन रहा है, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या, ब्लू जो कलर है वो भी फेड होना शुरू हो जाएगा। अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जिंक कहाँ पे है? जिंक ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक ऊपर है, मींस कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से भी, तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये इसमें आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आयरन सल्फेट दे दिया जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। ओके, ये रिएक्शन होगी, प्रोसीड होगी या नहीं होगी? अब आपको पता है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो क्या ये आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बनते हैं। आपको बस क्या याद रखना होगा? ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब लेड है, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आपको देखना है लेड यहाँ पे है और कॉपर भी इसके नीचे ही आ रहा है, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? पहले क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस एक्सचेंज होते हैं। ओके, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of chemical reaction where two compound react। दो compounds यहाँ पे react करेंगे। अब compound के अंदर क्या होगा? एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा। केटाइन क्या होता है? पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, एनाइन किसको बोलते हैं? हम नेगेटिव आयन को बोलते हैं। दो रिएक्टेंट कंपाउंड्स होंगे, अब इसमें आयंस एक्सचेंज होंगे और दो प्रोडक्ट आयंस जो हैं वो फॉर्म होंगे। ओके, अगर एग्जाम्पल देखें, जनरल इक्वेशन देखते हैं, ए और बी है। अब ए बी में क्या है कि आयंस एक्सचेंज होंगे, मतलब ए जो है
वो D के साथ कंपाउंड बना लेगा और B जो है वो C के साथ कंपाउंड बन रहा है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो सोडियम सल्फेट है, एक्विस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे कैटाइन क्या है, Na पॉजिटिव, सल्फेट जो है वो एनाइन है। यहाँ पे कैटाइन क्या है, Ba2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन जो है वो एनाइन है। अब ये वाला जो कैटाइन है वो इसके एनाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl। ओके, सेम वे में इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा BaSO4। सो यहाँ पे क्या हो रही है, आयंस की एक्सचेंज हो रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म करते हैं। ओके, वाइट सॉलिड में है। अगर आपके पास एक्वस है और कोई सॉलिड प्रोडक्ट में कोई सॉलिड कंपाउंड है, अब ये सॉलिड कंपाउंड जो है वो इनसॉल्यूबल है। अगर इनसॉल्यूबल है तो वो ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। ओके, सो इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब AgNO3 है, ये रिएक्ट कर रहे हैं NaCl के साथ। अब Ag कैटाइन है तो ये एनाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, AgCl फॉर्म होगा और NaNO3 फॉर्म होगा। अब ये क्योंकि सॉलिड है, ये सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और ये भी वाइट सब्सटेंस ही है। ओके, वाइट PPTs फॉर्म होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटाशियम आयोडाइड के साथ और लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। अब लेड आयोडाइड जो होते हैं ये येलो प्रेसिपिटेट्स देता है। सो ये रिएक्शंस आपसे किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछी जा सकती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, बस आपको एक एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। येलो सब्सटेंस, अब ये भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो एक येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। वो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वो कंपाउंड कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है। सो दिस इज लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब रिडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, क्या, एक रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है, रिडक्शन एक फिनोमिना होता है और ऑक्सीडेशन, ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली। सो रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में क्या है आपको याद रखना है, ये तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रही है इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब रिडक्शन क्या होगा, इससे ऑपोजिट होगा। ओके, तो रिडक्शन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो रिडक्शन में रिमूवल होगी ऑक्सीजन की, एडिशन होगी हाइड्रोजन की, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें, सो कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर बन रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखो तो कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रही है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन हुई है ना। और
हाइड्रोजन से वाटर फॉर्म हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या है, एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या बनाएंगी, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगी। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। अब इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन CO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। CuO कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, किसमें, कॉपर में। एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव्ड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है किसमें, वाटर में, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे रिडक्शन होगी वो रिड्यूस्ड होगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ओके। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है। सो ये क्या है, अब रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये रिडक्शन हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब ऑक्सीजन की टर्म्स में तो हमने देख ली, अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसा नहीं होता है। अब क्योंकि ये जो फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल जो है के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकती है। सो मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रही है, सॉरी, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ओके। और Mg2 पॉजिटिव केटाइन फॉर्म हो रहा है। अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स यही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या फॉर्म होगा, अब हम एक ऑक्सीजन की ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओके, O2 नेगेटिव। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ओके। एंड ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। क्या है कि अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करेगा वो रिडक्शन बोलेंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब एक सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा क्या करता है, लूज करता है। जो लूज करता है वो जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। सो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। So our next question is, what are displacement reactions? Displacement reactions क्या होती हैं? And why does the iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fades?
सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब इसका अगर कॉमन एग्जांपल लें तो एक डेस्क है, डेस्क में दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक जो है यहाँ पे दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक और स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, तो ये स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट क्या करेगा, इसको धक्का दे सकता है और इसकी जगह ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी कि कोई भी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जो है लेस स्ट्रॉन्गर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। सबसे पहले तो मैं इस इंक को क्लियर कर लूँ। अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर आप इक्वेशन से इसको केमिकल इक्वेशन से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, अब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है इसमें डिस्प्लेस हो रहा है। अब कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने के लिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ओके, इसके फर्स्ट लेटर से आपको याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पोटाशियम, देन सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ पे देखो आयरन कहाँ पे है, आयरन ये है, और कॉपर क्या है, कॉपर आयरन के नीचे है, मींस कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। इसीलिए कॉपर सल्फेट से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। Now, iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate solution. So, this reaction is known as displacement reaction. अब जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर आपको पता है क्या है, ब्लू कलर का है, क्योंकि अब क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या, ब्लू जो कलर है वो भी फेड होना शुरू हो जाएगा। अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जिंक कहाँ पे है, जिंक ये रहा, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, मींस कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से भी, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये इसमें आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आयरन सल्फेट दे दिया जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, ओके, ये रिएक्शन होगी, प्रोसीड होगी या नहीं होगी। अब आपको पता है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो क्या ये आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बनते हैं। आपको बस क्या याद रखना होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब लेड है, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आपको देखना है लेड यहाँ पे है और कॉपर भी इसके नीचे ही आ रहा है, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहले क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस एक्सचेंज होते हैं। ओके, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of chemical reaction where two compound react, दो compounds यहाँ पे react करेंगे।
अब कंपाउंड के अंदर क्या होगा, एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा। केटाइन क्या होता है, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, एनाइन किसको बोलते हैं हम, नेगेटिव आयन को बोलते हैं। दो रिएक्टेंट कंपाउंड्स होंगे, अब इसमें आयंस एक्सचेंज होंगे और दो प्रोडक्ट आयंस जो हैं वो फॉर्म होंगे। ओके, अगर एग्जांपल देखें, जनरल इक्वेशन देखते हैं। सो ए और बी है। अब ए बी में क्या है कि आयंस एक्सचेंज होंगे, मतलब ए जो है वो डी के साथ कंपाउंड बना लेगा और बी जो है वो सी के साथ कंपाउंड बन रहा है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो सोडियम सल्फेट है, एक्विस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे केटाइन क्या है, Na पॉजिटिव, सल्फेट जो है वो एनाइन है। यहाँ पे केटाइन क्या है, Ba2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन जो है वो एनाइन है। अब ये वाला जो केटाइन है वो इसके एनाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl। ओके, सेम वे में इसका केटाइन इसके एनाइन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, BaSO4। सो यहाँ पे क्या हो रही है, आयंस की एक्सचेंज हो रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म करते हैं। ओके, वाइट सॉलिड में है। अगर आपके पास एक्वस है और कोई सॉलिड प्रोडक्ट में कोई सॉलिड कंपाउंड है, अब ये सॉलिड कंपाउंड जो है वो इनसॉल्यूबल है। अगर इनसॉल्यूबल है तो वो ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। ओके, सो इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब AgNO3 है, ये रिएक्ट कर रहे हैं NaCl के साथ। अब Ag केटाइन है तो ये एनाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, AgCl फॉर्म होगा और NaNO3 फॉर्म होगा। अब ये क्योंकि सॉलिड है, ये सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और ये भी वाइट सब्सटेंस ही है। ओके, वाइट पीपीटीज फॉर्म होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटाशियम आयोडाइड के साथ और लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। अब लेड आयोडाइड जो होते हैं ये येलो प्रेसिपिटेट्स देता है। सो ये रिएक्शंस आपसे किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछी जा सकती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, बस आपको एक एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। येलो सब्सटेंस, अब ये भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो एक येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। वो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वो कंपाउंड कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है। सो दिस इज लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब रिडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, क्या, एक रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है, रिडक्शन एक फिनोमिना होता है और ऑक्सीडेशन, ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली। सो रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में क्या है आपको याद रखना है, ये तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रही है इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब रिडक्शन क्या होगा, इससे ऑपोजिट होगा। ओके, तो रिडक्शन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो रिडक्शन में रिमूवल होगी ऑक्सीजन की, एडिशन होगी हाइड्रोजन की, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके,
अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर बन रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखो तो कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रही है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन हुई है ना। और हाइड्रोजन से वाटर फॉर्म हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या है, एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या बनाएंगी, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगी। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। अब इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन CO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, CuO कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, किसमें, कॉपर में। एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव्ड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है किसमें, वाटर में, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे रिडक्शन होगी वो रिड्यूस्ड होगा और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ओके। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है। सो ये क्या है, अब रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये रिडक्शन हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब ऑक्सीजन की टर्म्स में तो हमने देख ली, अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दिस रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसा नहीं होता है। अब क्योंकि ये जो फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल जो है के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकती है। सो मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रही है, सॉरी, मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ओके। और Mg2 पॉजिटिव केटाइन फॉर्म हो रहा है। अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मींस यही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या फॉर्म होगा, अब हम एक ऑक्सीजन की ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओके। O2 नेगेटिव। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ओके। एंड ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। क्या है कि अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करेगा वो रिडक्शन बोलेंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो कैसे फॉर्म होते हैं,
मतलब एक सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा क्या करता है, लूज करता है। जो लूज करता है वो जनरली मेटल्स होते हैं। मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। सो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। Our next question is what are oxidizing agent and the reducing agent? Oxidizing agent क्या होते हैं और reducing agent क्या होते हैं? So definition is oxidizing agent जिनको हम oxidant भी बोलते हैं gains electrons and is reduced in a chemical reaction. So oxidizing agent क्या है, reduced हो रहे हैं and also known as electron acceptor. Example of oxidizing agents are halogen and oxygen etc. So oxidizing agent आपको बस ऐसे याद रखना है कि जो रिड्यूस्ड हो रहा है, जो भी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, क्योंकि जो रिड्यूस्ड होता है सब्सटेंस वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। एंड इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जो भी हेलोजेंस है, हेलोजेंस क्या होता है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब जैसे अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 287, ठीक है। अब क्लोरीन को स्टेबिलिटी के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में उसको क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब 7 लूज करना टफ काम है ना, और 1 वो गेन कर सकता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, मतलब क्लोरीन स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, इसीलिए हम हेलोजेंस क्या बोलते हैं कि दे आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस्ड होते हैं पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। सो आपको यही याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उल्टा होगा, जहाँ पे कोई सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इससे उल्टा। रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं, loses electron or is oxidized in a chemical reaction. A reducing agent is known as electron donor. reducing agent क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होंगे, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर आप मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 282 है। हाँ, सो ये या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज अ इजी काम, ठीक है। सो मैग्नीशियम जो है वो स्टेबिलिटी के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। सो यहाँ पे हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस्ड हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप ये इक्वेशन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन देखते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जो लूज कर रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर गेन करेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं तो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रही है, ये दिस इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ पे रिडक्शन होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है।
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, कोरोजन क्या होता है एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट, और हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. So his answer, when a metal is attacked by the substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called as corrosion. The black coating on the silver and the green coating on the copper are the examples of the corrosion. Okay, so अगर कोई भी मेटल को हम मॉइस्चर में रखते हैं या वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, अब जैसे सिल्वर को अगर हम बाहर रखते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है. ठीक है, और कॉपर में ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोरोजन बोलते हैं. अब जैसे आयरन है, आयरन को हम बाहर रखते हैं बहुत दिनों तक तो वो आयरन का रेड ब्राउन से कलर में कन्वर्ट होने लग पड़ता है, मतलब उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कोरोजन का ही एग्जांपल है. अब हम मेटल्स को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं. सो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन और मेकिंग अलॉयज. ठीक है, सो इसमें हमें पता ही है कि ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके या पेंट करके बचा सकते हैं हम किसी भी सब्सटेंस को कोरोजन से. एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन और अलॉयज मेक करना, इससे भी बचा सकते हैं. सो गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ applying a protective zinc coating to the steel or iron to prevent rusting. अब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम स्टील में या फिर आयरन में एक प्रोटेक्टिव जिंक की कोटिंग कर देते हैं. तो कौन सा एलिमेंट यूज होता है गैल्वेनाइजेशन में, जिंक एलिमेंट यूज होता है कोटिंग के लिए एज अ प्रोटेक्टिव लेयर में. नेक्स्ट एलॉय, एलॉय में क्या करते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मेल्ट करेंगे, जिसमें एक जो है वो मेटल होना चाहिए, उसको मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं, तो वैसे एलॉय फॉर्म होता है. अगर हम एग्जांपल देखें तो ब्रास, ब्रास में जिंक और कॉपर जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्स होते हैं, मतलब उनको मेल्ट किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसको हम एलॉय बोलते हैं, और इस एलॉय का नाम क्या है, ब्रास है. Our next and last question is what is meant by rancidity. Rancidity क्या होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. So oils और fats, अगर हम अपने घर पे बात करें खाने की ही, अगर गर्मियों में देखो आप तो खाना एक रात के लिए बाहर रह जाए तो उसके बाद उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिड. मतलब उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, रेंसिड सब्सटेंस बोलेंगे, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे. अब रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम किसी भी फैट को या ऑयल्स को वाले सब्सटेंसेस को, बाय एडिंग सॉरी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि फैट्स और ऑयल क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे. हम फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. बाय फ्लशिंग द फूड विद नाइट्रोजन गैस, अब आपके पास जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं या चिप्स के पैकेट में आप देखते हो कि उसमें एयर होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस से फ्लश्ड किए जाते हैं. बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, बाय वैक्यूम पैकिंग. सो ये सारे जो हैं, ये सारे हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं रेंसिडिटी से बचने के लिए. So I hope guys this will clear all the chapter or all the lines which is included in NCERT book. मैंने ये ट्राई किया है कि NCERT की एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर सकूं
क्वेश्चन की फॉर्म में। सो मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। थैंक यू।